एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन्स यानी कि हैलोएल्केन्स का रासायनिक गुण। हैलोएल्केन्स के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है। लेकिन SN1 और SN2 रिएक्शन पर पहुंचने से पहले हम लोग देखेंगे कि हैलोएल्केन्स किन प्रकार का रिएक्शन देता है। हैलोएल्केन्स देखो यहाँ पर 3 प्रकार के रिएक्शन दिए गए हैं। हैलोएल्केन्स लगभग 3 प्रकार का रिएक्शन देता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। यहाँ पर किसी धातु के साथ अभिक्रिया होगी। एलिमिनेशन में मतलब होता है किसी अणु का निकलना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है हिंदी में, न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन और रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया। तो हैलोएल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 प्रकार का रिएक्शन देखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल यानी एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा या कैसा रिएक्शन देगा। ये सब रिएक्शन पर पहुंचने से पहले हम लोग एक बात और देखेंगे। हैलोएल्केन्स में कार्बन और हैलोजन, ठीक, कार्बन और हैलोजन परमाणुओं के बीच या कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है। ये कैसा बॉन्ड है, हम लोग ऐसे बोल देंगे कि ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, कार्बन और हैलोजन परमाणुओं के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। फिर हम लोग आवर्त सारणी में पहुँचते हैं। यहीं पर एक वर्ग होगा हैलोजन परिवार का तत्व, तो यहीं पर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद देखा जाए तो क्लोरीन होगा, फिर यहाँ पर ब्रोमीन होगा और यहाँ पर आयोडीन होगा। इस वाले वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, यहीं पर देखो, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर से देखो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन और उसके बाद होता है नाइट्रोजन। ठीक, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। यहाँ पर देखो हमें फ्लोरीन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, नाइट्रोजन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन मिला और यहाँ पर एक क्लोरीन मिला। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, तब क्या होता है, क्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी तत्व होते हैं जाहिर सी बात है कि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, कह सकते हो आप लोग पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर बॉन्ड है? क्योंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन? हाइड्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो जो तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म खिसक जाता है। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास पार्शियल निगेटिव आ जाएगा और इस वाले कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग हैलोएल्केन्स पढ़ेंगे और उस हैलोएल्केन्स का जो रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो लगभग हैलोएल्केन्स जितने रासायनिक गुण देगा या जितना केमिकल प्रॉपर्टीज देगा, यही कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच जो बॉन्ड बना होगा इसी बॉन्ड पर आधारित होगा। इसीलिए हम आपको पहले बता दिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, ये इनके बीच क्या है, थोड़ा सा पोलर का कैरेक्टर है। ठीक है, इन दोनों में पोलर का कैरेक्टर इसलिए आया क्योंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों परमाणुओं के बीच पोलर होने की वजह से, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कैसे यहाँ पर माइनस और कैसे यहाँ पर प्लस, और किस प्रकार से CX बॉन्ड हैलोएल्केन्स में जो CX बॉन्ड बना होगा या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना होगा, वो कैसे जा करके इन तीनों रिएक्शन को या अपने रासायनिक गुण को
दर्शाएगा। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत ही SN1 SN2 रिएक्शन आता है। चलो हम लोग देखते हैं। अब पहुंच गए SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में आज स्टडी किया जाएगा। तो SN1 या SN2 का पहले आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए और इसका हिंदी में नाम देख लीजिए। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यहीं पर SUB सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। फिर से देखो, SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन S का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 का मतलब क्या होता है, S का मतलब पुनः हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ बाईमॉलिक्यूलर। ठीक, S का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब हुआ बाईमॉलिक्यूलर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही एकाणुक। फिर हम लोग मिला करके बोल सकते हैं एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर को हिंदी में बोलते हैं एकाणुक प्रतिस्थापन अपक्रिया। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमॉलिक्यूलर को हिंदी में बोलते हैं द्विअणुक। इसका मतलब क्या होता है, बाई मतलब द्वि होता है, तो द्विअणुक प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो एकाणुक प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1 को कहते हैं, द्विअणुक प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2 को कहते हैं। इस प्रकार हम लोग ये समझे कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। अब रिएक्शन के माध्यम से समझा जाए कि SN1 रिएक्शन कब होगा और SN2 रिएक्शन कब होगा। एक एग्जांपल देखो, CH3 लिखा है, CH3। जैसा कि एक रिएक्शन के माध्यम से हम लोग SN1 और SN2 समझते हैं। यहाँ CH3Cl लिखा गया है, इसको आप किससे रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ पर हम रिएक्शन करा दिए KCN से करा दो या तो NaCN से करा दीजिए। KCN के साथ, ठीक, CH3Cl की अपक्रिया KCN के साथ करा दी जाए तो बनेगा क्या, यहाँ का K यहाँ का Cl प्लस KCl बन करके निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ CH3 और ये वाला CN आपका बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CN। एक बार पुनः इसको देखो, ये मेथिल क्लोराइड है, पोटेशियम साइनाइड है। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो SN2 रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। इसमें होगा क्या, ये वाला पोटेशियम इस वाले लिविंग ग्रुप के साथ KCl बन के निकल जाएगा। जब ये वाला लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा, तो इस ये न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, एक एल्किल हैलाइड दूसरा ले लिया जाए, CH3C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 और यहाँ पर Br कर दिया जाए। फिर इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, KCN से करा दो या NaCN से करा दो। जब KCN से इसका रिएक्शन करा दिया जाएगा तो यहाँ का पोटेशियम और यहाँ का ब्रोमाइड यानी कि KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बन करके निकल जाएगा। ये आपका KBr बन करके निकल गया। उसके बाद क्या होगा, ये CH3 और ये कार्बन और इसी के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर के सेट हो जाएगा CH3 और C यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 और नीचे हो जाएगा CH3 और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं CN साइनाइड। ठीक, इस प्रकार से देखो, ये मेथिल क्लोराइड था,
3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। मेथिल क्लोराइड टर्शियरी एल्किल हैलाइड, जब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN के साथ कराया जाएगा, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया KCN के साथ कराएंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। यह अपक्रिया, ये जो अपक्रिया हो रही है इसको SN2 अपक्रिया बोलते हैं, और जो ये अपक्रिया हो रही इसे SN1 अपक्रिया बोलते हैं। इसे SN2 अपक्रिया क्यों कहते हैं, इसे SN1 अपक्रिया क्यों कहते हैं? देखो, जो रिएक्शन का रेट होता है इस अपक्रिया में, जो रिएक्शन का रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया की दर होगी वो समानुपाती होगी किसके, ये जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के, और जो ये न्यूक्लियोफाइल, देखो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है और इस लीविंग ग्रुप के स्थान पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर के सेट हो जा रहा है। तो इस लीविंग ग्रुप का निकलना और इस न्यूक्लियोफाइल का आके जुड़ना दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है। इसीलिए जो अपक्रिया की रेट होगी, और ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो वाले स्टेप पर निर्भर भी करता है। तो इस लीविंग ग्रुप का निकलना और इस न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों एक ही साथ हो रहा है। इसलिए जो रिएक्शन का रेट होगा इसके ऊपर, यानी कि एल्किल हैलाइड के ऊपर, और दूसरा इस न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन हो गया इनटू ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग किससे दिखाते हैं, ऐसे दिखा दिया जाता है। ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, और चाहो तो Cn- जैसा न्यूक्लियोफाइल होगा आप वहाँ वैसा लिख सकते हो, और दिखाना हो तो वैसे लिख दो, और चाहे न्यूक्लियोफाइल वहाँ लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर NU लिख दिए। इसका मतलब आप लोग समझ जाना किसकी बात हो रही, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही। इस अपक्रिया को SN2 के अंतर्गत क्यों रखा गया है, इस अपक्रिया को SN2 के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इस लीविंग ग्रुप का निकलना और इस न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों साथ साथ हो रहा है। तो जो रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस एल्किल हैलाइड के अणु पर, और इस न्यूक्लियोफाइल, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों अणु पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया, ठीक है। एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों अणु पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, या 2 बात पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए इस अपक्रिया को SN2 अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद SN1 की बात की जाए, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इस न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। केवल डिपेंड किस पर करता है, इस पर एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एक बार पुनः देखो, यह इस अपक्रिया को SN2 अपक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग मान लिए, और इस अपक्रिया को SN1 अपक्रिया का एग्जाम्पल मान लिए। इसको SN2 अपक्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि इस एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों अणु पर जो रिएक्शन का रेट है वो निर्भर कर रहा है। इसीलिए इस अपक्रिया को SN2 अपक्रिया कहा गया। इस अपक्रिया को SN1 रिएक्शन क्यों कहा गया, इस अपक्रिया को SN1 रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि इस अपक्रिया को जो रेट है वो केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए इस अपक्रिया को SN1 अपक्रिया या SN1 अपक्रिया कहा गया, या तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूलर या एकाणुक प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा गया। अब हम लोग ये देखेंगे, इसे SN2 तो कह दिया गया, हम लोग देख लिए कि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये सिद्ध करना है। उसके बाद इस वाले में केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड रहा है, क्यों न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग
ये सिद्ध करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया की दर है, वो केवल वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यदि दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इस वाले में देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया की जो दर है, वो केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है और ये इस न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोग ये सिद्ध करते हैं, ये वाले रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होगी या रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। क्यों एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं करता है? यही सवाल है। चलिए देखते हैं। देखो ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया, ऊपर आपका ये CH3 मेथिल ग्रुप हो गया, फिर नीचे हो गया CH3 मेथिल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आप क्लोरीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन जोड़ सकते हो, आयोडीन जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, मान लिए कि हम यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिए। ठीक, ये हो गया टर्शियरी एल्किल हैलाइड। टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्यों हो गया? क्योंकि जिस कार्बन से ये हैलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा है, इसलिए यह टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो गया। और टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा। क्यों SN1 देगा, यही देखना है। तो इसमें होगा क्या, इसके बीच देखो, इस कार्बन और ब्रोमीन, इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, पोलर बॉन्ड है। कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन परमाणु ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो परमाणु ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ऊपर लेकर के निकल जाता है और उसके ऊपर माइनस आ जाता है, और जिसकी तरफ से जाता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है। इस बॉन्ड का टूटना, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस वाले ब्रोमीन पर माइनस हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर प्लस हो जाएगा। हम इस बॉन्ड को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक, और ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। जब सिग्मा बॉन्ड है तो काफ़ी मजबूत बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये जो बॉन्ड टूटेगा बहुत धीरे धीरे टूटेगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। उसके बाद ये आपका इधर बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ हो जाएगा CH3, फिर यहाँ CH3 और यहाँ पर प्लस लगाओ, और यहाँ पर आप लिख सकते हो Br माइनस। ये बना कार्बोकेटायन। उसके बाद देखो कार्बोकेटायन जब ये बना तो आगे क्या होगा। इसके पहले हम लोग देखे थे जो एल्किल हैलाइड था वो किससे रिएक्शन कर रहा था, एल्किल हैलाइड NaCN या KCN से रिएक्शन कर रहा था, तो वहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइड CN मिला था। ऐसा बोल सकते हो कि यदि आप KCN लिए थे तो ये KCN में क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो KCN के बीच, दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो K के ऊपर प्लस हो जाएगा और प्लस CN के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। और उसके बाद ये जो कार्बोकेटायन मिला, इस कार्बोकेटायन पर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो CH3C, और उसके बाद यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और उसके बाद यहाँ पर प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ अब वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्या लिए, CN माइनस, ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, अपने आप में काफ़ी स्टेबल है, और इस साइनाइड के ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस एक बोझ की समान होता है, इसके ऊपर भी माइनस एक बोझ की समान है। तो अपना ये प्लस ख़त्म करना चाहेगा और ये साइनाइड अपना माइनस ख़त्म करना चाहेगा। और ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट होगा, जो रिएक्शन होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा। फास्ट जो रिएक्शन जब होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और इधर भी हो जाएगा CH3, और आपका यहाँ पर CN हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग ये देखें कि कैसे इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहा गया और क्यों SN1 रिएक्शन कहा गया। हो क्या रहा, यहाँ देखेंगे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो वाले स्टेप पर ही निर्भर करता है, फास्ट वाले पर नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो रेट ऑफ
रिएक्शन यानी अपक्रिया की दर किसकी समानुपाती हो जाएगी, इस एल्किल हैलाइड के, सीधा सीधा बोल सकते हो ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो CH3 हो गया, और इसका 1 2 3 तो आप यहाँ पर इसकी पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक Br है, ये कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, कंसंट्रेशन हो गया। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अपक्रिया की दर है, इस एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है। तो आप चाहे यहाँ एल्किल हैलाइड लिख दो और चाहे टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिख दो, चाहे इस सूत्र को ऐसे लिख दो, चाहे इस सूत्र को ऐसे लिख दो, इस सूत्र को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। CH3 का ये हो गया आप होल थ्राइस कार्बन हो गया, और यहाँ पर बाण दिखा दीजिए कैसा, ब्रोमीन का। अब देखो जो इस रिएक्शन का रेट है वो केवल एक अणु पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इस अपक्रिया को SN1 अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को SN1 अपक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अपक्रिया को जो रेट है, इस अपक्रिया को का जो रेट है वो केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, इस वाले न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड कर रहा है। इस न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन अपने आप में स्टेबल है और ये अपने आप में स्टेबल है, और इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। ये अपना प्लस खत्म करना चाहेगा, ये अपना माइनस खत्म करना चाहेगा, और प्लस माइनस मिल करके दोनों ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ये जो स्टेप होगा वो फास्ट होगा। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो वाले स्टेप पर डिपेंड करता है, फास्ट वाले पर नहीं करता। इसलिए जो ये रिएक्शन होगा SN1 के अंतर्गत रखा गया, इसलिए इस अपक्रिया को या इस रिएक्शन को SN1 अपक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से हमने SN1 अपक्रिया की व्याख्या की, इसी प्रकार से SN2 अपक्रिया की व्याख्या करेंगे। देखो SN2 अपक्रिया में क्या होता है। SN2 अपक्रिया का एग्जाम्पल है, यही कार्बन बना दीजिए, ठीक। उसके बाद इस कार्बन से एक हाइड्रोजन आप ऐसे जोड़ दीजिए। देखो ऐसे कुछ लिखे थे, CH3 था, Cl था, इसका रिएक्शन KCN से हो रहा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, हो रहा था CH3 और CN प्लस KCl, ऐसे कुछ निकल जा रहा था। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखो ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद एक 3 हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है, दूसरा हाइड्रोजन आपका ये हो गया, और एक हाइड्रोजन को आप यहाँ जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन ये हो गया। देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, और चौथा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस क्लोरीन को ऐसे जोड़ दिए। जैसे आप लोग 11th या 9th में, ठीक है, 11th या 9th में मेथिन की संरचना पढ़े होंगे, वहाँ पर मेथिन की संरचना टेट्राहेड्रल रहा होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड है, इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होगी, बस बीच में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये आपका हो गया क्या, मेथिल क्लोराइड। उसके बाद KCN से जब KCN ब्रेक होगा तो K प्लस और CN माइनस में मिलेगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को हम लिख सकते हैं N और C, यहाँ पर आप ऐसे माइनस दिखा सकते हो, और चाहो तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हो। आपका ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये जो Cl है इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, और ये जो Cl होता है इसको लीविंग ग्रुप भी कहा जाता है। लीविंग का मतलब निकलने वाला ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये मेथिल क्लोराइड में जो Cl परमाणु दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लीविंग ग्रुप, और ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो ये लीविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस लीविंग ग्रुप को निकालने के लिए उसके पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट रहा था। अब वो बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा था और पीछे से कोई अटैक नहीं कर रहा था। इस वाले में ये पीछे से अटैक क्यों कर रहा था, उस वाले में देखो तो तीनों कार्बन के पास क्या था, कार्बन के पास 3 कार्बन और जुड़े थे, और वो कार्बन बड़े बड़े ग्रुप थे, इसलिए पीछे से कोई दूसरा ग्रुप आकर के अटैक नहीं कर पाता था। इस कार्बन के पास देखा जाए तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, और ये भी छोटा ग्रुप है, ये भी छोटा ग्रुप है, ये भी छोटा ग्रुप है। जब 3 छोटे छोटे ग्रुप हैं, और छोटे ग्रुप होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन पर पीछे से अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो ये जो क्लोरीन लीविंग ग्रुप होगा ये अपना लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या होगा,
देखो, तो इस लीविंग ग्रुप का निकलना और इस न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साथ साथ हो रहा है, और इस लीविंग ग्रुप को निकाल वही सकता है जो न्यूक्लियोफाइल इससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो Cl लीविंग ग्रुप ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है, तो कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, निकाल देगा। निकालने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर कार्बन होगा, हम लिख दिए कार्बन। उसके बाद ये हाइड्रोजन आपका उधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन आप ऐसे दिखा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये जो डॉट डॉट लाइन से बॉन्ड था, इसका मतलब इस ग्रीन बोर्ड के पीछे है, और ये जो हाईलाइट किए हैं तो इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर है, इसका मतलब इस ग्रीन बोर्ड पर है। तो जो डॉट डॉट से डॉट डॉट वाला आपका उधर चला जाएगा, तो जो डॉट डॉट से हाइड्रोजन बॉन्ड है आप यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पर चला आया। उसके बाद जो हेड ये वाला है, ये बॉन्ड इसके जस्ट बगल यहीं पर आप ऐसे दिखा दो, ये वाला कार्बन हो गया, वो हाइड्रोजन हो गया, आप एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। इसके बाद फिर हम देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया, तो यहाँ ये N हो गया, ये C हो गया, और आपका ये बॉन्ड हो गया। देखो, ये वाला अणु जा करके इस वाले अणु में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है इसको बोलते हैं इनवर्जन। इनवर्जन यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्जन हो गया। तो इसमें देखा जाए कि इस न्यूक्लियोफाइल यानी इस लीविंग ग्रुप का निकलना और इस न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों एक ही साथ में हो रहा है। इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यही होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो अभिक्रिया की दर होगी या रिएक्शन का जो रेट होगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा। और ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इस पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। जब दोनों पर डिपेंड करेगा तो SN2 होगा, जब एक पर डिपेंड करेगा तो SN1 होगा। यहाँ लिख सकते हो CH3, ये आपका हो गया CH3, और ये वाला Cl जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया Cl, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा, आप यहाँ लिख सकते हो CN, इस न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहे हैं। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लिविंग ग्रुप का निकलना, इस न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों एक ही साथ हो रहा है, और जो रिएक्शन का रेट होगा इस पर भी दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है। दो अणु पर निर्भर कर रहा है या दो अणु के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को SN2 के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है और SN2 अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद इसके बाद SN1 अभिक्रिया, ठीक है, SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। फिर ये देखिए SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो यही लिख दिया जाए CH3, ठीक है, कार्बन, फिर CH3, उसके बाद CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को आप ब्रोमीन दिखा दीजिए, हाँ। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आप दिखा सकते हो Br, न्यूक्लियोफाइल KCN दिखा दो। SN1 रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ हो जाएगा CH3, C और CH3 और CH3, और यहाँ पर CN और KBr बन के निकल जाएगा। उससे मतलब नहीं, यहाँ पर समझना आपको क्या है, जो SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, इस SN2 रिएक्शन के लिए ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल को हटाना है या इस लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए यहाँ पर यदि अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को हटा नहीं पाएगा। इस वाले केस में यदि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग हो, चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा? क्योंकि इसको हटाना रहता नहीं, ये बॉन्ड अपने आप से पहले रिएक्शन में टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो इसके ऊपर प्लस रहेगा, तो जब प्लस रहेगा तो ये कार्बोकेटायन बनता है। जब कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पर देखो प्लस होता है, कार्बोकेटायन बनता है, और एक किसी के साथ अब माइनस वाले के साथ जुड़ करके अपना प्लस खत्म कर लेगा। जब माइनस वाले के साथ जुड़ करके अपना प्लस खत्म कर लेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। इसलिए यदि यहाँ पर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है तभी रिएक्शन हो सकता है। वीक न्यूक्लियोफाइल में यदि आप पानी ले सकते हो, पानी से OH माइनस मिल जाए तब भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इस वाले में वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN2 रिएक्शन नहीं देगा। और यदि
यदि न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो वो SN1 रिएक्शन के अंतर्गत रख दिया जाएगा। पहला डिफरेंट कि SN2 रिएक्शन के लिए जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो SN2 रिएक्शन वो SN1 रिएक्शन होता है उसके लिए जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों प्रकार के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन दे सकता है। उसके बाद ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है SN2 रिएक्शन अच्छा देता है, और जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन अच्छा देता है। और यदि यहीं पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले आया जाए, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले आएँ तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन भी दे सकता है और ये रिएक्शन भी दे सकता है। जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, कह सकते हो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है वो SN2 रिएक्शन अच्छा देता है, ठीक। और उसके बाद जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन अच्छा देता है। जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो SN1 भी दे सकता है और SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। दोनों के बीच में इसका गुण पाया जाएगा। थोड़ा और इसमें है, कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि SN1, SN2 और SN3 में, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ऐसे देखो कभी आएगा, पूछा जाएगा आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। वन डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, EH आप यहाँ लिख दीजिए, EH यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर Cl लिख दो, ठीक। यहाँ पर CH3 लिख दो, C लिख दो, CH3 Cl लिख दो और यहाँ पर H लिख दो, ठीक। यहाँ पर CH3 C हो गया आपका, CH3 हो गया और ये CH3 और यहाँ पर Cl या Br कुछ भी लिख दो। ये आपका हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आपसे पूछा जाए कि SN1 कौन सा अच्छा रिएक्शन देगा, SN1 का बढ़ता हुआ क्रम लिखो या SN2 का बढ़ता हुआ क्रम। SN1 सबसे अच्छा कौन देगा, ये वाला रिएक्शन सबसे अच्छा SN1 देगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ये वाला SN1 रिएक्शन अच्छा क्यों देगा, क्योंकि इस कार्बन से देखो ये ग्रुप छोटा है, बस एक ही ग्रुप बड़ा लगा हुआ है। ये वाला जो एल्किल हैलाइड होगा, ये वाला जो एल्किल हैलाइड होगा, सॉरी SN2 अच्छा देगा। ये वाला सबसे अच्छा SN1 कौन देगा, ये वाला देगा, ठीक है। सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा। इसके पास देखो 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, जब प्लस आ जाएगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तो SN1 सबसे अच्छा ये देगा। उसके बाद ये वाला देगा और सबसे कम ये वाला देगा, और इससे भी कम कौन सा देगा, CH3Cl। तो सबसे कम SN1 ये देगा, उसके बाद ये देगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। सबसे अच्छा SN1 ये देता है, उसके बाद ये और ये। यदि SN2 की बात की जाए, SN2 की बात की जाए तो सबसे अच्छा SN2 ये वाला देगा, ठीक है। सबसे अच्छा SN2 ये वाला देगा, यहाँ लिख सकते हो CH3Cl सबसे अच्छा SN2 ये देगा। उसके बाद CH3CH2Cl ये देगा। उसके बाद आप लिख सकते हो CH3CH3 और H और Cl, और सबसे कम कौन देगा, देगा भी तो सबसे कम CH3 और C, यहाँ पर CH3 और Br। तो ऐसे पूछा जाए एल्किल हैलाइड में दे दिया जाए विभिन्न प्रकार का एल्किल हैलाइड, और उन एल्किल हैलाइडों में पूछा जाए कि सबसे अच्छा एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन कौन देगा और SN2 रिएक्शन देगा, या SN1 या SN2 का बढ़ता हुआ क्रम लिखो। तो SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा SN1 कौन देगा, सबसे अच्छा SN1 ये देगा, ठीक है।
क्यों देगा? क्योंकि कार्ब कैटायन सबसे स्टेबल होगा। उसके बाद ये कम देगा, इससे कम देगा। क्यों इससे कम देगा? क्योंकि इसके पास जो कार्ब कैटायन जो बनेगा इससे कम स्टेबल होगा। इसके बाद ये वाला जो होगा उससे कम बनेगा, इसलिए थोड़ा ये कम देगा। और सबसे कम SN1 ये देगा। SN2 की बात करोगे, सबसे अच्छा SN2 ये देगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप हैं और तीनों छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो पीछे से अटैक करने में आसानी होती है। इस वाले एल्किल हैलाइड में देखो, इस कार्बन के पास 2 छोटे ग्रुप हैं, एक बड़ा ग्रुप है। इस पे तीनों छोटे ग्रुप थे, तो इसकी अपेक्षा इस पर एक बड़ा ग्रुप आ गया, तो इससे थोड़ा कम अच्छा SN2 देगा। और इससे भी कम अच्छा ये देगा, और इससे भी कम अच्छा ये देगा। इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग ये देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में पहले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग SN1 और SN2 के बारे में आज अच्छे से जाने। कुछ बचे हुए और रिएक्शन हैं, इसके बारे में दूसरे क्लास में देखते हैं। बस आज इतना ही।